हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो हम लोगों ने चालू कर रखा है हमारे सेकंड पेपर के टॉपिक को, जिसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मुख्य रूप से कल की एक क्लास में हमने मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें देखी थी, जिसमें से ये देखा था कि मेसोपोटामिया सभ्यता का सीमा विस्तार क्या था, उसकी खोज किसने की थी और किस तरह से उसकी सामाजिक ढांचा था, उसका आर्थिक ढांचा क्या था, उसकी धार्मिक व्यवस्था जो थी ना, वो हमने उन सब में से हमने एक ही चीज़ देखी थी, वो था उसका आर्थिक ढांचा। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सामाजिक व्यवस्था को, उसकी भाषा, उसकी लेखन पद्धति को। तो जैसे कि मेसोपोटामिया मुख्य रूप से ये शब्द क्या है, दो शब्दों से मिलके बना है। इसका अर्थ क्या होता है कि दो समुद्रों या दो नदियों के बीच की भूमि होती है ये। तो दो नदियाँ कौन सी थी, दजला और फिरात नदियाँ थी ये। और हमने देखा कि ये जो मेसोपोटामिया है वर्तमान में कहाँ है, ये इराक में स्थित है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके अलावा जैसे कि इसका कालक्रम ये 5000 से 2000 ईसा पूर्व का इसका कालक्रम है, इसका समय है। और इसमें जैसे कि मुख्य रूप से हमें जो संस्कृतियाँ पढ़नी है मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर, वो संस्कृतियाँ है कौन कौन सी। सुमेरियन संस्कृति है एक, तो चार संस्कृतियाँ मुख्य रूप से। सुमेरियन संस्कृति है, उसके बाद में एसिरियन है, फिर अकाडियन है, और 4 नंबर पे आती है हमारी बेबीलोनिया की संस्कृति। तो ये चार संस्कृतियाँ हमें इस मेसोपोटामिया सभ्यता पूरा होने के बाद में उन संस्कृतियों को भी पढ़ना है, वो इसी टॉपिक के अंदर अंतर्गत आती है वो चीज़ें। फिर जैसे कि सिंधु सभ्यता थी ना, जैसे हड़प्पाकालीन सभ्यता थी, नगरीय संस्कृति, नगरीय उसको सभ्यता कहा गया था, उसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया था, कांस्य के बर्तन मिले थे उधर से। तो उसी प्रकार से जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसी को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। पहली बात, दो नदियों के बीच में स्थित है, ठीक है, इराक में स्थित है। दूसरी कांस्य युगीन सभ्यता है, चार संस्कृतियाँ उसमें हम पढ़ेंगे, ये मैंने बताए थे, सुमेरियन, बेबीलोनियन वगैरह, ठीक है। फिर उसका समय कौन सा है, 5000 से 2000 ईसा पूर्व का इसका समय है। और एक बात ये, जैसे कि ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। फिर जैसे कि मैंने आपको एक व्यक्ति का नाम बताया था, एक इतिहासकार थे, वो था लियोनार्ड वुली। लियोनार्ड वुली। लियोनार्ड वुली कौन थे? इन्होंने भाई 1922 में एक चीज खोजी थी। क्या खोजा था इन्होंने? जो इराक का एक शहर है उसका नाम है ऊर, ठीक है। जो इतिहासकार है लियोनार्ड वुली, उन्होंने 1922 में क्या किया था ना, इराक का एक शहर है उसका नाम है ऊर, वहां पे उन्होंने उत्खनन किया था। तो भाई उनको जो है ना वहां से क्या प्राप्त हुए थे, विशाल खंडहर वाले अवशेष प्राप्त हुए थे। जैसे कि उधर से उनको मिट्टी की प्लेटें मिली थी, मृत भांड वगैरह मिली थी, और जो अलंकृत वस्तुएं होती है ना वो चीजें भी उनको मिली थी, जिसके आधार पर जो है ना उन्होंने मेसोपोटामिया सभ्यता का आंकलन किया था। इसके अलावा जैसे कि दो शिलालेख भी खोजे गए थे मेसोपोटामिया से। वो कौन कौन से थे वो, जैसे देखिए, एक समय 1850 में मिला था एक, तो एक मिला था एक 1901 में। दोनों एक ही व्यक्ति ने ढूंढे थे, वो रोलिसन नाम के। रोलिसन ये अंग्रेज था, अंग्रेज वैज्ञानिक था ये। रोलिसन ने इसको खोजा था। पहला जो 1850 में जो शिलालेख मिला था ना, वो मिला था यहाँ पे इराक के एक शहर है बिहिस्तून से। बिहिस्तून, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पे ये भी इराक का एक शहर है, उसका नाम है सूसा। रोलिसन जो है ना, रोलिसन एक अंग्रेज इतिहासकार है, उन्होंने एक शिलालेख का पता लगाया था 1850 में। और जो शिलालेख मिला है ना वो किस राजा का था, वो था डेरियस का। डेरियस जिसको हम भारत में क्या कहा जाता है, उनको दारा प्रथम कहते हैं। जो 1850 में जो शिलालेख मिला है ना, ये भैंसतून से जो मिला था, ये था दारा प्रथम का। दारा प्रथम का ये शिलालेख था, जिसको मुख्य रूप से सही नाम उसका डेरियस था। डेरियस का हमने मतलब अलंकरण करते करते जो है ना उसको मतलब अपभ्रंश कर दिया हमने उसका। दारा, डेरियस का दारा दारा हो गया, ठीक है, पढ़ते पढ़ते। तो दारा प्रथम का शिलालेख मिला था रोलिंसन को। उस शिलालेख को पढ़ने के बाद में जो है ना मेसोपोटामिया सभ्यता जो है ना प्रकाश में आई थी, उसके बारे में इतिहासकारों को पता चला था इस सभ्यता के बारे में। जो दूसरा शिलालेख मिला है वो 1901 में मिला था, इराक जो है उसका सुसा नामक जगह से वो मिला था। ये बातें हमने देखी थी। इसके अलावा जैसे कि वो इसके बाद में जैसे कि हमने थोड़ा बहुत आर्थिक जीवन देखा था इन लोगों का।
किस प्रकार से ये अपना जीवन निर्वाह करते थे, क्या कुछ करते थे ये लोग। आर्थिक ढांचे में, आर्थिक व्यवस्था में कृषि करते थे, खेती करते थे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था आर्थिक जीवन में, कृषि, कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा उद्योग धंधा और चौथा हस्त उद्योग। तो जो कृषि में हम क्या लिखेंगे, थोड़ा बहुत हम ये ऐसे कुछ लाइनें लिखेंगे। ये जो ये मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग थे ना, वो मुख्य रूप से गेहूं और जौ की जो है ना खेती करते थे। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे सभ्यता को हम पढ़ रहे हैं, तो सभ्यता निसंदेह कोई एक नदियों के किनारे ही विकसित होगी। जैसे कहने का मतलब कोई व्यक्ति जो है ना, कोई सामान्य व्यक्ति कहीं उजाड़ भूमि पे तो जाएगा नहीं, कोई रेगिस्तान में तो वो जाके रहेगा नहीं, वो किसी ऐसी जगह जाके रहेगा जहाँ पे उसको जो है ना खाने के लिए क्या मिले, खाना मिले, रहने के लिए मकान मिले, करने के लिए काम मिले। ये चीजें ये जरूरी होती है एक सामान्य व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, ठीक है। तो सभ्यता का मतलब ये नहीं थी कि कोई एक प्रकार से इमारत बन गई थी। सभ्यता का मतलब ये था कि कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और कुछ लोग जो है ना कहीं पे जाके बस गए, तो उन्होंने एक बस्ती बना ली, एक सभ्यता विकसित हो गई। वो इसका मतलब ये था। तो ये जो लोग रहने लगे थे ना, जैसे कि हम देखते हैं मेसोपोटामिया मुख्य रूप से जो जगह है ना, वहाँ पे कोई प्राकृतिक बड़ा ढांचा नहीं है, प्राकृतिक ढांचा बड़ा नहीं, जैसे कोई समुद्र वगैरह ज्यादा बड़ा नहीं है, कोई रेगिस्तान विस्तार ऐसे कुछ नहीं है। तो इसने सभ्यता ने क्या क्या करा था ना, कि इस सभ्यता ने बाहर की जनजातियों को, बाहर की संस्कृतियों को जो है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, अपनी तरफ आकर्षित किया था इसने, जिसके चलते बाहर की जनजातियां इसके अंदर आई थी, जिसमें हम आगे देखेंगे सुमेरियन को देखेंगे, बेबीलोनिया को देखेंगे। ये संस्कृतियां थी, बाद में इनमें शामिल हो गई थी आके, और इन लोगों ने जो है ना धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर शासन भी करा था, सत्ता व्यवस्था जो है ना वो हस्तांतरित होती रही थी ऐसे ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग। वो चीजें हम देखेंगे। फिर मुख्य रूप से जैसे कि इनके आर्थिक ढांचे में जैसे ये गेहूं और जौ की फसलें जो है ना बोते थे, खेती करते थे ये। और जैसे कि इन्होंने जो है ना हल का आविष्कार किया था, इन्होंने मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने हल का आविष्कार किया था, जैसे कि उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से किया था वो चीजें इन्होंने। ये हम कृषि जो टॉपिक है उसमें पॉइंट है ना उसमें लिख देंगे। पशुपालन में हम थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे कि पशुपालन में भी जैसे ये पशु पालते थे, पालतू पशु पालते थे, घरेलू पशु भी पालते थे। ये पशु पालने का उद्देश्य क्या था, वही खान पीन, जैसे दूध दही छाछ वगैरह इनको मिल जाए। और फिर 3 नंबर पे उद्योग धंधों का देखो, उद्योग धंधों का भाई थोड़ा सा इस प्रकार से है कि कुछ वस्तुएं आयात की जाती थी, कुछ वस्तुएं जो है ना निर्यात होती थी। आयात का मतलब क्या होता है ना, कि जो वस्तुएं हमने आयात हमने की है, हमने ली है किसी देश, किसी बाहर के देश से, किसी बाहर के राज्य से हमने कुछ वस्तुएं ली है, वो होता है आयात। और निर्यात का मतलब क्या होता है कि हमने जो वस्तुएं किसी दूसरे देश को दी है, पहुंचाई है, एक प्रकार से जिस चीज का व्यापार किया है, वो होता है निर्यात। तो आयात और निर्यात दोनों मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग करते थे। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी वस्तुएं ऐसी थी जो कि आयातित थी, कौन सी थी जो निर्यातित थी। तो भाई मुख्य रूप से सोना चांदी जो था ना, तांबा, ये लोग ये बाहर से मंगवाते थे। सोना चांदी तांबा ये बाहर से आता था, आयात होता था ये। और जो निर्यात की जाती थी वो वस्तुएं थी खाने पीने की, खाद्यान्न वाली वस्तुएं, अनाज वगैरह हो गई, लकड़ी हो गई, तंबाकू हो गई, ये चीजें थी ना वो निर्यात की जाती थी, बेची जाती थी बाहर की साइड। ये हो गया उद्योग धंधे में हम लिख सकते हैं। सॉरी। फिर जो हस्त उद्योग होता है ना, हस्त उद्योग का मतलब ये होता है कि घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग, जो कि घर में महिलाओं के द्वारा, वृद्ध पुरुषों के द्वारा, या फिर गांव के अंदर जो कारीगर होते हैं ना, जो शिल्पकार वगैरह होते हैं, शिल्पी जिनको कहा जाता है, उन लोगों के द्वारा, सॉरी सॉरी, उन लोगों के द्वारा जो काम किया जाता था, वो हस्त उद्योग के अंतर्गत शामिल किया जाता था वो चीजें। वो आर्थिक ढांचे का हो गया अपना, ठीक है। फिर हमने धार्मिक ढांचा देखा था, धार्मिक व्यवस्था देखी थी, धार्मिक जीवन देखा था इनका। धार्मिक ढांचा ये महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, धार्मिक ढांचा, ठीक है। इसमें जैसे कि 1 नंबर पे मैंने लिखा था कि अनेक देवी देवताओं में इनका विश्वास था, ठीक है। अनेक देवी देवताओं में आस्था थी इनकी, अनेक देवी देवताओं में आस्था थी। 2 नंबर पे था इन्होंने भव्य मंदिर बनवाए थे, भव्य मंदिर बनवाए थे, ठीक है। एक जैसे कि इनका जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, भौतिकवादी जो प्रवृत्ति होती है ना, भौतिकवाद,
भौतिकवाद में ये विश्वास करते थे। ये लोग कर्मकांडी पद्धति को अपनाते थे, कर्मकांडी है और अंधविश्वासी थे ये लोग। तंत्र मंत्र को ज्यादा मानते थे, अंधविश्वासी थे। मैं रिपीट कर देती हूँ इन चीजों को एक बार से, थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, ठीक है, व्याख्या के सही तरह से देखते हैं चीजों को। जैसे कि अनेक देवी देवताओं में विश्वास, अनेक देवी देवताओं में आस्था होने का मतलब ये होता है कि मुख्य रूप से मेसोपोटामिया सभ्यता में जो देवता देखे हैं ना हमने, मैं उनमें नाम लिखती हूँ देवताओं के। शम्स होता है सूर्य का देवता, याद रखना, छोटे क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। सूर्य के देवता को क्या कहते हैं? सूर्य जो देवता है ना हमारा, उसको शम्स कहा गया मेसोपोटामिया में। एक देवता का नाम है यहाँ पे अनु, आकाश का देवता। एक देवता का नाम है यहाँ पर अनलील, अनलील, ठीक है, ये वायु का देवता था। एक चंद्र का देवता एक और नाम में था, उसका नन्नार नाम था। मुख्य रूप से ये चार देवता, अनेक देवी देवताओं में हम आज का ये टॉपिक मैंने लिखा ना, ये पॉइंट, ये इस पॉइंट में हम इन देवताओं के नाम लिखेंगे और इनको डिफाइन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में मैंने लिखा है 2 नंबर पे, भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया था। तो इसका मतलब ये है कि मेसोपोटामिया में जो नगर है जो है ना, तो भाई वो जैसे कोई एक नगर है, तो एक नगर में एक देवता का मंदिर बनवाया जाएगा। जैसे एक चबूतरा बनवा दिया और चबूतरे के ऊपर मंदिर का निर्माण करवा दिया, और मंदिर में गर्भगृह बनवाया गया, वहां पे जो देवता है ना उसकी मूर्ति प्रतिस्थापित कर दी गई। ये बात सिंपल सी, ठीक है। फिर बात ये निश्चित की गई थी कि उस देवता के नाम पर ही उस नगर का जो है ना शासन संचालन किया जाएगा। उस देवता के नाम पर ही जो है ना वो नगर जो है ना वो क्या किया जाएगा, उसके सारे फैसले निर्णय वगैरह जो है ना वो उस प्रधान देवता के नाम पर ही किए जाएंगे। उसके नाम पर वो नगर जो है ना पूरी तरह से संचालित होगा। ये व्यवस्था इन लोगों ने कर रखी थी। ये हो गया, ठीक है। और जो है ना जैसे ये भौतिकवादी का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा इन लोगों का क्या था ना कि ये अंधाधुंध वाली प्रवृत्ति होती है ना, अंधाधुंध प्रवृत्ति, जैसे कोई दिखावे की प्रवृत्ति होती है, जो कि जो जैसा है वैसा नहीं दिखाता, वो थोड़ा सा अति ज्यादा दिखाता होता है ना कि अब मतलब आवश्यकता जरूरत से ज्यादा की जो लालसा होती है ना वो अति होती है, ठीक है। तो इनको ज्यादा वो था, इनको दिखावे की प्रवृत्ति बहुत अच्छी लगती थी, इनको आकर्षित चीजें करती थी, इनको भव्यता वाली चीजें, अंधाधुंध वाली चीजें जो होती है ना, जिसको सौंदर्य वाली चीजें बोलते हैं, वो इनको बहुत मतलब अच्छी लगती थी। तो ये भौतिकवादी प्रवृत्ति में ये विश्वास करते थे। ये बात है, ठीक है। और फिर अंधविश्वासी जैसे कि हम कह सकते हैं ये लोग, अब कॉमन सेंस के ऊपर वाले टॉपिक को हम ऊपर वाले पॉइंट को देख कर ही समझ में आ ही गया होगा कि ये एक देवता को इतना मतलब उस पर इतना कुर्बान है, उसके ऊपर इतना अंधाधुंध विश्वास करे बैठे हैं कि उन्होंने जो कह दिया वही सत्य है, उन्होंने जो आदेश दे दिया वही सही है, उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। तो इनका इतना अंधाधुंध भरोसा था भगवान के ऊपर। तो इस पॉइंट से ही, इन दोनों पॉइंट से ही हम समझ सकते हैं इस चीज का अर्थ। ये बात होगी इनकी धार्मिक व्यवस्था की। फिर इनका आता है सामाजिक ढांचा, सामाजिक जीवन कैसा था इनका। सामाजिक जीवन में हम देखते हैं समाज कैसा था इनका, सामाजिक ढांचा, कुछ भी बोल दो, ठीक है, सामाजिक ढांचा बोल दो, सामाजिक व्यवस्था बोल दो, सामाजिक जीवन बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर्टिकुलर हमें पढ़ना क्या है, समाज के बारे में पढ़ना है। जैसे कि तत्कालीन समाज कैसा था, समाज कैसा था, तो भाई समाज कैसा था, समाज मुख्य रूप से 3 भागों में बंटा हुआ था। अब हमें ये देखना है कि 3 भागों में अगर बंटा है तो वो कौन कौन से थे वो 3 भाग। वो 3 भाग है यहाँ पे, एक तो था उच्च वर्ग, उच्च वर्ग था, एक था मध्यम वर्ग, ठीक है, और एक आता है यहाँ पे निम्न वर्ग। भाई सॉरी सॉरी, ठीक है। तो समाज क्या था, समाज 3 भागों में बांटा हुआ था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, ठीक है। तो जो उच्च वर्ग होता है ना उसमें कौन लोग आते हैं, उसमें आता है राजा आता है, कुलीन वर्ग आते थे, ठीक है, कुलीन वर्ग आते हैं, उच्च पदाधिकारी थे, उच्च कर्मचारी थे जो कि राजा के संरक्षण में रहते थे, जो एक प्रकार से धनाढ़ मतलब वर्ग से आते थे, धनाढ़ कुल वर्ग से आते थे, उच्च उच्च जिनके पास पैसा ज्यादा होता था, मतलब निसंदेह हम कह सकते हैं। कुलीन वर्ग बोल दो, धनाढ़ वर्ग बोल दो, उच्च पदाधिकारी बोल दो और राजा, ये कौन थे, ये उच्च वर्ग में आते थे। और इनको जो है ना स्पेशल विशेष मतलब स्पेशल इनको प्रायोरिटी दी गई थी, विशेषाधिकार की शक्ति इन लोगों को प्राप्त थी। इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई इनके खिलाफ एक प्रकार से बोल नहीं सकता था,
इनको हाई लेवल वाली जो है ना चीज अधिकार प्राप्त थे, पहली बात, ठीक है। और बाद में जैसे कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर वगैरह नहीं हो सकता, ऐसा कुछ था, इनको स्पेशल पावर है तो फिर कैसे होगा चीजें, तो ठीक है। मध्यम वर्ग में हम थोड़ा सा ऐसे देखते हैं कि मध्यम वर्ग में जो बीच वाला जो होता है ना, समाज का बीच वाला क्षेत्र, जो कि ज्यादा तो ज्यादा पैसे वाला भी नहीं होता और ज्यादा वो गरीब भी नहीं होता, वो लोग उसमें कौन आते हैं, उसमें लेखक आते हैं। लेखक जो लिखने का काम करते हैं और लेखनी से अपना जो है ना गुजारा करते हैं, और जिसमें लेखक कह सकते हैं, विद्वान कह सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, लेखाकार हो गए। ये लोग जो थे ना, जो कि समाज में जागृति का काम करते हैं, जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को ऊपर उठाते हैं, वो लोग जो है ना वो मध्यम वर्ग में आए थे, ठीक है। हो गया। और निम्न वर्ग क्या था ना कि निम्न वर्ग निसंदेह दास गुलाम जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल नीची श्रेणी वाले जो खेती करते थे, किसान थे, किसान हो गए, श्रमिक हो गए, शिल्पकार हो गए, कारीगर वगैरह हो गए, बढ़ईकार, ये जो लोग थे ना ग्रामीण क्षेत्र की सबसे नीची नीची निम्न वर्ग में ये लोग शामिल थे। इनको कोई किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था इनको, और जो है ना कोई स्पेशल पावर इनको नहीं दी गई थी, और ये सामान्य मतलब जमीन से जुड़े हुए थे ये। जैसे मिस्र की सभ्यता में हमने देखा था ना, जो निम्न वर्ग है उनको कोई स्पेशल पावर नहीं दी गई थी, और वो जमीनी क्षेत्र में थे, और जैसे एक मकान बना लिया, चार दीवारी खड़ी कर ली और उसमें से वो रहते थे, वैसे थे यहाँ पर भी वो लोग। 2 नंबर पे आता है इनका, जैसे कि ये लोग क्या करते थे, वस्त्र आभूषण कैसे थे यहाँ के लोगों के, वस्त्र और आभूषण। तो वस्त्र आभूषण में ये देखते हैं कि ये लोग जो है ना सूती वस्त्र पहनते थे, सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। और एक ये लोग जो होते हैं ना, वो भेड़, कौन सा पशु होता है, भेड़ होता है, ठीक है। भेड़ की जो खाल होती है ना, उस खाल के बने हुए वस्त्र भी ये लोग पहनते थे, ठीक है। और हम देखते हैं कि आभूषण में थोड़ा सा हम ऐसे देखते हैं कि थोड़ी बहुत हमें प्रसाधन सौंदर्य की सामग्री मिली है। प्रसाधन सौंदर्य की सामग्री को देख कर ये पता जाता है, जैसे कि जैसे महिलाएं जो थे ना, जैसे मुख्य रूप से हार वगैरह हो गया, अंगूठी हो गई, कंठ हार वगैरह हो गया, अंगूठी हो गई, और कंठनाल हो गया, मतलब ये मुख्य रूप से जो सौंदर्य की चीजें होती है ना, वो महिलाएं धारण करती थी, ये हम लिख सकते हैं। और पुरुष जो थे ना, मुख्य रूप से धोती वगैरह होती है ना, लंगोटी जिसको बोलते, धोती और लुंगी जिसको बोलते, सॉरी लुंगी, लुंगी या लंगोटी जो है ये पहनता था उस तत्कालीन समय का जो पुरुष था वो, ठीक है। और आगे की चीजों में जैसे कि समाज हो गया, वस्त्र आभूषण हो गया, इसके बाद में जैसे कि और समाज में महिला की स्थिति कैसे थी, वो चीजें पता होनी चाहिए हमें। महिला की स्थिति, तो यहाँ पर एक बात ये है कि जैसे कि पहली बात तो ये कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या था ना, एकल विवाह पद्धति चालू थी, कि पुरुष एक ही शादी कर सकता है, एकल विवाह पद्धति चालू थी, ठीक है। दूसरी बात ये कि पर्दा प्रथा जो होती है ना, वो पर्दा प्रथा केवल उच्च वर्ग में ही आता था, उच्च वर्ग तक ही सीमित थी पर्दा प्रथा। निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग में पर्दा प्रथा का नियम, उसकी पद्धति नहीं थी। मैंने क्या बोला, पर्दा प्रथा थी, परंतु वो पर्दा प्रथा कहाँ तक, उच्च वर्ग की महिलाओं तक ही सीमित थी। निम्न और मध्यम वर्ग की महिलाएं घूंघट नहीं धारण करती थी, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक शब्द मिलता है स्त्री धन का हमें, कि महिला की जो संपत्ति होती है ना, उसके ऊपर उस महिला का ये अधिकार होता है, ठीक है। इसके बाद में जैसे कोई अगर महिला है, वो विधवा हो गई है, उसके पति की क्या हो गई, डेथ हो गई है, वो महिला विधवा हो गई, उसके बाद में उस विधवा महिला का जो है ना पति जो मर चुका है, उसकी संपत्ति के ऊपर उस विधवा महिला का अधिकार माना जाता था। ये स्पेशल बात थी यहाँ के लोगों की, कि पति मर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पत्नी का वहां पर कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल है भाई। पति की पूरी संपत्ति पर जो है ना आधा अधिकार महिला का दर्ज था। ये विशेष बात थी यहाँ के लोगों की, ठीक है। ये हो गया, ये आज का टॉपिक हमारा। हाँ, जैसे कि लेखन पद्धति में थोड़ा सा हम थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं कि ये लोग जैसे कैसे लिखते हैं, जैसे ये क्या होता है ना, मिट्टी होती है, मिट्टी को थोड़ा सा गीला कर लिया, उसको गोल कर लिया, चौकोर कर लिया, उसके ऊपर जो है ना फिर कुछ लिखते थे, ये लेखन का कार्य करते थे। और इनकी लिपि जो थी ना मुख्य रूप से बाएं से दाएं होती थी, ऐसे बाएं से दाएं ये लोग लिखते थे, ये बात थी। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू। कल की क्लास में हम इसकी जो संस्कृति मैंने बताई थी ना, 4 संस्कृतियां मुख्य रूप से, हाँ, सुमेरियन,
बेबीलोनियन और अकाडियन और एसिडियन, इन संस्कृतियों को हम कल की क्लास में चालू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।